नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। हेडलाइंस से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। जब दुनिया के दो बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है, ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहां द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम लगातार निर्णय ले रहे हैं, देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो इम्पैक्ट है जिसके कारण भारत के लोगों ने 60 साल बाद लगातार तीसरी बार किसी सरकार को चुना है। जब लोगों का जीवन बदलता है, तब लोगों में ये भरोसा आता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। यही भावना भारत की जनता के मैंडेट में दिखती है। 140 करोड़ देशवासियों का ये विश्वास इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा कमिटमेंट है कि भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। हमारा ये कमिटमेंट आप हमारे 3rd टर्म के पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं। बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है।
इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट्स के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि बीते 10 साल में हुए बड़े रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। इन रिफॉर्म्स ने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसा एक उदाहरण भारत के बैंकिंग रिफॉर्म्स का है। हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स ने बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को तो मजबूत किया ही है, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसी तरह जीएसटी ने अलग अलग सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटीग्रेट किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकवरी और रिजोल्यूशन का नया क्रेडिट कल्चर डेवलप किया है। भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोला है। हमने एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज किया ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए यहां ज्यादा से ज्यादा अवसर बन सके। हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। हमने बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर
इन्वेस्टमेंट को अभूतपूर्व स्केल पर बढ़ाया है। साथियों, भारत ने प्रोसेस रिफॉर्म्स को सरकार की कंटिन्यूअस एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया है। हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया। ऐसे दर्जनों प्रोविजंस थे जिसके कारण पहले बिजनेस मुश्किल था, हमने उनमें बदलाव किया। कंपनी स्टार्ट करने, बंद करने, क्लियरेंस को आसान बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। अब हम राज्य स्तर पर प्रोसेस रिफॉर्म को गति देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आए हैं। इसका इम्पैक्ट आज बहुत सारे सेक्टर्स में दिख रहा है। अगर मैं बीते 3 साल में ही पीएलआई के इम्पैक्ट की बात करूं तो करीब 1.25 ट्रिलियन यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इससे करीब 11 ट्रिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी आज भारत की ग्रोथ शानदार है। इन दोनों सेक्टर्स को ओपन किए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्पेस सेक्टर में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं। आज हमारी टोटल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का 20% कंट्रीब्यूशन हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी तो और भी अद्भुत है। 10 साल पहले तक भारत ज्यादातर मोबाइल फोन का बड़ा इंपोर्टर था। आज 330 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं। यानी आप कोई भी सेक्टर देख लें, आज भारत में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न के बेहतरीन मौके हैं। साथियों, आज भारत का फोकस एआई और सेमीकंडक्टर जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर भी है। इनमें हम काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे एआई मिशन से एआई के क्षेत्र में रिसर्च और स्किल्स दोनों में वृद्धि होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चिप्स पहुंचाने लगेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत एफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी गवाही दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान दुनिया को हाईली स्किल्ड सर्विस दे रहे हैं। आज भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है और इसके लिए एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल्स और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाकर इस क्षेत्र में
बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। बीते 10 साल में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। और साथियों, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। इसलिए ही बीते 10 साल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस साल के बजट में हमने करोड़ों युवाओं की स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत पहले दिन ही 111 कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्टर किया है। इस स्कीम के तहत हम 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप में मदद कर रहे हैं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत का रिसर्च आउटपुट और पेटेंट्स भी तेजी से बढ़े हैं। 10 साल से भी कम समय में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 81 से 39 स्थान तक पहुंचा है। यहां से हमें और आगे जाना है। अपने रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। साथियों, आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के मामले में भी भारत में और भारत से बहुत उम्मीदें हैं और उतनी ही आपके लिए इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। भारत अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना तक बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के ओपनिंग सेशन में ये बात कही। वित्त मंत्री 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर पॉलिसी रोड मैप पर बात कर रही थी। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन वित्त मंत्रालय और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने मिलकर किया है। वित्त मंत्री ने बदलते वैश्विक माहौल में भारत के ग्रोथ को लेकर चुनौती में अवसर देखने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डबल होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। While it took us 75 years to reach a per capita income of $2,730 as per IMF projections, it will take only 5 years to add another $2,000. The upcoming decades will see the steepest rise in living standards for the common man. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले दशक में भारत की तेज ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिनमें भारत के लिए चुनौती भी है और मौके भी हैं। While India will continue to grow over the decade, the global backdrop is no longer the same. In the early 2000s, emerging markets like China grew relatively more easily due to a favorable global trade and investment climate. This poses a potential challenge and an opportunity for India, while simultaneously pushing for the diplomacy and cooperation as we did during our G20 presidency. India must develop its domestic capacity to grow and develop sustainably. ईरान की राजधानी तेहरान में आज हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की याद में शोक सभा हुई। इसमें जन सैलाब उमड़ते हुए देखा गया। शोक सभा में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने भी शामिल हुए और जुमे की नमाज पर 5 साल के बाद पहली बार खामेनेई ने कोई बयान दिया। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल अटैक को वाजिब ठहराया और कहा कि ज़रूरत पड़ी तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जंग में इजराइल कभी भी नहीं जीतेगा।
खामेनेई ने यह भी कहा कि अभी जो मिसाइल अटैक ईरान ने किया था वो मिनिमम पनिशमेंट था। खामेनेई ने मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि नसरल्ला को अभी गुप्त जगह पर दफनाया गया है। इजराइल की सेना ने बेरूत में हसन नसरल्ला को मार गिराया था। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी थी। इजराइल ईरान के बीच युद्ध गहराने की आशंका बढ़ जा रही है। बाजार में बिकवाली का दबाव काफी हावी रहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 809 पॉइंट गिरा, निफ्टी 236 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। बताएं यतिन, सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा आज? देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो ऑयल बनाने वाली कंपनीज हैं, ONGC, ऑयल इंडिया, यहाँ आपको तेज़ी मिली। इसके अलावा IT शेयरों में खरीदारी दिखी। इन्फोसिस, TCS, जिनके रिजल्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, दोनों ही काउंटर्स में आधे से 1.5% तक की तेज़ी थी। टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा में भी थोड़ी बहुत मजबूती का माहौल रहा। जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑटो शेयरों में बिकवाली रही, तो हीरो मोटोकॉर्प हो और दूसरे ऑटो शेयर्स हों, इंक्लूडिंग M&M, यहाँ 2% की गिरावट थी। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी आपको बिकवाली दिखी और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आपको भारी बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ मिक्स थे रिव्यूज़। ऑयल इंडिया, BSE जैसे काउंटर्स में 3-4% की खरीदारी। संदर्भ फाइनेंस और मैनकाइंड जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का माहौल दिखा। लेकिन मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको दिखी। M&M फाइनेंशियल में कमज़ोर क्वार्टरली अपडेट के बाद शेयर में 6% का डिक्लाइन। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी लगभग 6% नीचे और पेटीएम और सोलार इंडस्ट्री जैसे काउंटर में भी आज मुनाफा वसूली भारी रही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्या है मैरिटल रेप का मामला और इसे अपराध घोषित करने की जरूरत है या नहीं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब देखते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ खबरें। नवरात्रों में अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा आहार जो सात्विक भी हो और स्वादिष्ट भी, तो आपके लिए बड़े होटल और रेस्टोरेंट काफ़ी कुछ लेकर आए हैं। दिल्ली के ताजमहल होटल में आपको नवरात्र के 9 दिन 9 तरह के भोजन की पेशकश मिलेगी। हमारे संवाददाता रोहन सिंह आपको बता रहे हैं क्या है नवरात्रि के शुभ अवसर पर विशिष्ट भोग, द डिवाइन 9। नवरात्रों का समय यानी सात्विकता का समय। हम अपने भोजन को भी इस दौरान सात्विक रखना चाहते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हमारा भोजन सात्विक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हो और सुंदर भी दिखे। दिल्ली के मशहूर ताजमहल होटल में हम यहाँ पे हैं और ये जो हमारे सामने थाली है, ये है मशहूर यहाँ की नवरात्रा थाली। और इस बार आपको कुछ खास देखने को मिलेगा और वो खास ये है कि 9 दिन देवी दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनको समर्पित थालियाँ यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसके लिए जो स्टार्टर्स कह सकते हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर दिन एक अलग तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत कुछ जो यहाँ बनाया गया है बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया है। हर वो चीज़ जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। कुछ भी आर्टिफिशियल यहाँ पे नहीं रखा गया है। और चाहे वो व्रत के लोग हों चाहे कोई और व्यक्ति हो, हर कोई इसे खा सकता है। लेकिन इसमें चीज़ें क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। ये पूरी थाली है। स्टार्टर्स, हमारे स्टार्टर्स हैं, हमारे डिफरेंट मेन कोर्स हैं। यहाँ पर खीर है, शरबत है, फ्रूट्स हैं। सो एक पूरी कंप्लीट मील इसमें हो जाती है। वी हैव ट्राई टू क्यूरेट दिस। इसमें हम लहसुन प्याज हमने यूज़ नहीं करी है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे साबुदाना, समक के चावल और आपका सेंधा नमक, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने वो जो बेसिक चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं तो हमने वही वाली चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं। फ्रूट्स का हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है। और जो भी हमने ये जैसे गार्निश बनाई है तो ये हमने पपीते की या हमने पाइनएप्पल की चटनी पीस के उससे क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी इसमें पैक्ड फूड नहीं है। तो सात्विकता, सौंदर्य और सेहत ये सब कुछ है इस नवरात्रा स्पेशल थाली में। तो इंतज़ार किस बात का है, इन नवरात्रों में घर से बाहर निकले और इन स्पेशल थालियों का आनंद ज़रूर लें।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।